नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एसएससी पल्स पर। हमारी पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी, आज उसका लेक्चर 7 है। हम इस सीरीज में पॉलिटी के सारे सिलेबस को क्वेश्चन की फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं। मेरे यकीन मानिए, जिसने भी ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए पूरी ईमानदारी के साथ, तो किसी भी एग्जाम में, एसएससी की हो या किसी और कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। क्या था होमवर्क क्वेश्चन? यदि पंचायतें भंग होती हैं तो चुनाव कितनी अवधि के भीतर कराना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष या ऑप्शन डी अगले आम चुनाव के साथ। तो कितने महीने में चुनाव हो जाने चाहिए? 6 माह में चुनाव दोबारा हो जाने चाहिए। अगर कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो उसके चुनाव भी 6 महीने के भीतर हो जाने चाहिए। और अगर कोई चुनाव समय से पहले भंग हो जाती है कोई पंचायत, तो उसके जो चुनाव होंगे, अगले जो चुनाव होंगे, वो उतने टाइम के लिए ही चुनाव होंगे जितना टाइम उसका पहले का रहा है। यानी 5 साल का टाइम पीरियड रहता है पंचायतों का। अगर कोई पंचायत 2 साल के बाद ही भंग हो जाती है, तो जो नेक्स्ट चुनाव होंगे, तो जो पंचायत बन के आएगी वो 3 साल के लिए ही बन के आती है, पूरे 5 साल के लिए बन के नहीं आती है, अगर 6 माह से ज़्यादा टाइम रह गया जाता है तो। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 315 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो किसके तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग किसमें है? भाग 12 में अनुच्छेद 280 में है। क्या करता है? वन व्यय विभाग के अंतर्गत है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के निर्धारण हेतु सुझाव तथा केंद्र और राज्यों के मध्य करों के वितरण के संबंध में सुझाव देता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में करों का जो बंटवारा होगा, जो कर कलेक्ट किए जाएंगे उनमें जो बंटवारा होगा वो करता है। अनुदान कैसे देना उसका सुझाव देता है। वह वित्तीय संबंध कैसे करने हैं, किसके राज्य के साथ कैसे संबंध रखने हैं, तो ये सुझाव कौन देता है? वित्त आयोग। लेकिन इसके सुझावों की प्रकृति क्या है? सलाहकारी है मात्र, बाध्यकारी नहीं है। तो ये इसका एक लूप होल है कि इसमें इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। संरचना क्या है? एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य व्यक्ति। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का ज्ञाता हो, यानी जो लोक मामलों का ज्ञाता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। और अन्य 4 की होनी चाहिए योग्यता? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए, या प्रशासन या वित्तीय मामलों या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो पहले क्या रह चुके हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और ये कब तक हैं? कब से हैं? 2026 से हैं ये 31 तक। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? भारत की योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग को कब नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया, कब बदला गया? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016 या ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2018। तो कब बदला गया नीति आयोग में? ऑप्शन ए 2015। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो किसके आदेश से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? राष्ट्रपति। यानी उसको हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकता है। ठीक है, हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? 317 के तहत हटाने की है।
निलंबन, यदि किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप है तो राष्ट्रपति के आदेश आने तक राज्यपाल उन्हें केवल निलंबित कर सकता है, हटा नहीं सकता है। हटाने का प्रावधान सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, राज्यपाल सिर्फ निलंबित कर सकता है। और उसके कदाचार का आरोपी की जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके हटाने की जो आरोप है, अगर वो सही पाता है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। कार्यकाल, संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष या अगर वो 62 साल का हो चुका हो तो उसे उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सर्जित माना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 307 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 292 के अंतर्गत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है आईएएस और आईपीएस को? ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। यानी संसद एक या एक से संसद कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। ठीक है, और संसद में भी सबसे ज्यादा किसको है? राज्यसभा को है नई अखिल भारतीय सेवाएं सर्जित करने का सबसे हक किसको है? राज्यसभा को है। ठीक है, कौन कौन सी हैं अखिल भारतीय सेवाएं? आईएएस, आईपीएस और एक आईएएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये कब जोड़ी गई थी? 1966 में। और अनुच्छेद 301 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और छपागम की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 301 में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी हमने पीछे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल और वो देखा था, तो इसमें किसका बताना है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, या ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद ग्रहण की तारीख 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक धारण है। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 62, और संघ लोक सेवा आयोग के 6 वर्ष या 65। इतना क्यों? उसमें 62 वर्ष है राज्य लोक सेवा आयोग का, ताकि अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को अगर संघ लोक सेवा आयोग में भी कर ले तो 65 वर्ष तक की रहती है, और वो बन सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य बन सकते हैं। लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो दोबारा पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। केवल सदस्य जो है वो अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ये सीरीज को कंप्लीट करने का। ठीक है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए केवल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी केवल केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जिसमें विधानसभा है उनके मुख्यमंत्री भी, या डी केवल संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो कौन कौन शामिल होता है नीति आयोग में? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल। नीति आयोग गठन कब हुआ था नीति आयोग का? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग। जो पंचवर्षीय योजना वगैरह बनाता था वो कौन बनाता था? योजना आयोग। और 2015 से कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद नियुक्त करता है।
मुख्यमंत्री या किसी में से भी। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है। नीति आयोग भारत की एक थिंक टैंक संस्था है। ठीक है। पहले वाले में क्या था कि योजना आयोग जो थी उसमें राज्यों का इतना मतलब सहयोग नहीं होता था, जो भी थी वो सिर्फ केंद्र सरकार जो थी उसका ही ज़्यादा योगदान था। तो इसलिए उसको सुधार करने के लिए नीति आयोग लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है और केंद्र सरकार भी शामिल होती है। तो ये एक सहकारी संघवाद का उदाहरण है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के हनुमंतैया, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन सी वीरप्पा मोइली, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन थे भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष? मोरारजी देसाई। बाद में इन्होंने ये केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हो गए थे मोरारजी देसाई, तब कौन बन गए थे? के हनुमंतैया। कब गठन कब हुआ था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का? 1966 में। और रिपोर्ट कब दी थी? एक तो दी थी 1966 में और दूसरी कब दी थी? 1970 में। और किस लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था? प्रशासनिक सुधारों पर विचार और सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? एक तो थी कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसकी स्थापना की जाए। अंतर्राज्यीय परिषद की, यानी कोई राज्य के बीच में, केंद्र राज्य के बीच में कोई मतलब मतभेद हो जाए तो उसका सुलझाव, उसका जो क्या है निपटारा जो किया जाए वो किसके तहत किया जाए? अंतर्राज्यीय परिषद के तहत। तो इसकी स्थापना की जाए, ये सिफारिश थी। और दूसरी क्या थी कि राज्यपाल के जो पद है, जो राज्यपाल का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं किया जाना चाहिए, उसका कार्यकाल फिक्स किया जाना चाहिए और उसको हटाने का प्रावधान है। तो उसमें भी मुख्यमंत्री जो है, संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री है, उससे भी सलाह ली जानी चाहिए, केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो कौन करवाता है संसद के दोनों सदनों का चुनाव? ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो सही। और ये पूर्ण नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, केवल जो अन्य हैं चुनाव आयुक्त जो हैं वो सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं, बाकी पूर्ण नियुक्ति नहीं होती। और जो अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में निर्वाचित होते हैं या चुने जाते हैं, जब चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल भी, यानी अगर जब वो चुनाव आयुक्त थे और जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन दोनों का कार्यकाल मिलाकर भी 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, और अन्य चुनाव आयुक्त को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, या ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो कौन करता है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और पद का कार्यकाल भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव करवाता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और
जो वो है केंद्र में जो है चुनाव आयुक्त है, भारत का जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए मतदाता सूची तैयार करना, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ऑप्शन सी स्थानीय निकायों का चुनाव कराना, या ऑप्शन डी चुनाव आचार संहिता लागू करना। तो कौन सा कार्य नहीं है निर्वाचन आयोग का? मतदाता सूची तैयार करना है निर्वाचन आयोग का कार्य। बी क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये कार्य भी निर्वाचन आयोग का है। और तीसरा क्या है? स्थानीय निकायों का चुनाव कराना। तो ये है क्या? ये कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्य किसका है? राज्य चुनाव आयोग का है। अब देखते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न करवाना है। सेकंड कार्य क्या है? मतदाता सूची से मृत मतदाताओं एवं अयोग्य मतदाताओं के नाम को हटाना। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा क्या है? विभिन्न राजनीतिक दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। पांचवा, चुनाव चिन्ह पर उत्पन्न विवाद का निपटारा करना। और 6, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का निर्धारण करना, आरक्षित जो क्षेत्र उनका निर्धारण करना। और 7वां है राजनीतिक दलों एवं चुनाव प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आचार संहिता का निर्माण करना। और 8वां क्या है? प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार के नियमों का निर्धारण करना। ठीक है, ये सारी क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य आयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो कितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? ऑप्शन बी 2। राष्ट्रपति समय समय पर चुनाव आयोग की संख्या तय करते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो 2 अन्य वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? श्री सुखबीर सिंह संधू। एक ही है, अभी दूसरा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसका चुनाव अभी हुआ नहीं है, तो जो होगा तो बता देंगे। 1950 से 1989 तक केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए। हालांकि 1993 के बाद से ये स्थायी रूप से 3 सदस्यीय निकाय बन गया है। अब कितना है? ये 3 सदस्यीय निकाय है। और इनका क्या नाम है? कौन कौन है वर्तमान में? कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? श्री ज्ञानेश कुमार। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। ऑप्शन ए मसौदा, बी आचार संहिता, सी विधायिका और डी खंड। तो क्या कहलाता है? बी आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में एक समान आधार स्तर उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रचार को निष्पक्ष एवं स्वस्थ रखना, राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष एवं विवाद से बचाव तथा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी है कि केंद्रीय राज्य में सत्ता दल किसी चुनाव में अनुचित लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग नहीं कर पाए। यानी आचार संहिता क्या है कि सभी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सभी को एक समान आधार पर मिले, कोई भी किसी को भी कोई वो ना मिले, वरीयता ना मिले चुनाव प्रचार के लिए। तो इसलिए क्या लाई गई है? आदर्श आचार संहिता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी समिति है चुनाव सुधारों से? ऑप्शन ए कोठारी समिति, या ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, या सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, या डी विमल जालान। तो कौन सी है? ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखते हैं जो समितियां हैं वो सारी समितियां देखते हैं। पहले क्या है? तारकुंडे समिति कब बनी थी? 1974-75 में। दिनेश
दूसरी है दिनेश गोस्वामी समिति, ये किस पे बनी थी? ये भी चुनाव सुधारों पर बनी थी 1990 में। राजनीति के अपराधीकरण पर बोहरा समिति 1993। चुनाव में वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। यानी चुनाव पर जो कितना धन खर्च होना चाहिए, इसके लिए जो समिति बनी थी वो क्या थी? इंद्रजीत गुप्ता समिति। चुनाव सुधार पर विधि आयोग की रिपोर्ट 1999। छठी है चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट 2004। शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति 2007। और चुनाव कानून या चुनाव सुधार पर तनख्वाह समिति कब बनी थी? 2010 में। ठीक है, तो ये सारी समितियां निर्वाचन सुधारों पर बनी गई थी। तो हो गया ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत के चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी से क्या अभिप्राय है? ए ट्रस्ट, बी टेक्स्ट, सी ट्रेट या डी ट्रेल? तो टी का क्या है? डी से डी ट्रेल। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। ये नाम एकदम रट लीजिएगा, बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन। जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक स्वतंत्र पेपर कोड है। वीवीपीएटी एक प्रिंटर पोर्ट के माध्यम से एवं जुड़ा होता है। क्या होता है ये वीवीपीएटी? जब हम ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हम वोट डालते हैं तो 7 सेकंड के बाद एक पर्ची आती है, जो वीवीपीएटी मशीन के थ्रू आती है। 7 सेकंड के बाद एक पर्ची आती है जिसमें हमें पता चलता है कि हमने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसी का ये दिखा रहा है कि कोई धांधली नहीं हुई है ना। और तो यही क्या है? वीवीपीएटी है। ठीक है, आजकल वैसे भी चुनाव चोरी का आरोप चल रहा था ना शीतकालीन सत्र में, कि पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका जो चुनाव होता था, तो पहले जो व्यवस्था थी उसमें क्या था कि एक तो प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सारे मिलकर, वो तीनों मिलकर करते थे। लेकिन अब नया आया है ना चुनाव का 2023 में, तो उसमें क्या बदलाव किया गया कि अब जो है वो करेंगे एक तो प्रधानमंत्री और एक क्या नाम है कैबिनेट मंत्री, और तीसरा कौन है? मुख्य विपक्षी दल। ये तीनों मिलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है वो निर्वाचन करेंगे, उसको चुनेंगे। तो इस पे अभी राहुल गांधी ने शीतकालीन सत्र पर बताया था कि ये वोट चोरी का ही है एक, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें तो वो होगा ना, भेदभाव होगा ना, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसके 2 हो गए उम्मीदवार जो चुनने वाले, और उसका विपक्ष का एक, तो यानी ये एक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना जाएगा वो एक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। इसलिए शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी जी ने इस पर सवाल उठाया था कि पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, तीसरे जो व्यक्ति थे मुख्य न्यायाधीश थे, वो दोबारा लाया जाए ताकि ये निष्पक्ष चुनाव हो सके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनने का। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग, या ऑप्शन सी नीति आयोग, या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो कौन एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नीति आयोग। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका उल्लेख संविधान में लिखित रूप से होता है वो क्या होते हैं? संवैधानिक निकाय। तो इसमें नीति आयोग का उल्लेख नहीं रहा है संविधान में, ये कानून के तहत बनाया गया है 2015 में। जबकि जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है उसका संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 315 में, और भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। इसलिए ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, और नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन ए संथानम समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी सरकारिया आयोग, या डी राजमनार समिति। तो किस समिति की सिफारिश पर सीवीसी का गठित की गई थी? ऑप्शन ए संथानम समिति। किस पे क्या करती है सीवीसी? भ्रष्टाचार रोकने के लिए 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर सीवीसी का गठन किया गया था। प्रारंभ में यह एक ऐसा निकाय था जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के आदेश द्वारा की गई थी,
किंतु केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, पहले ये एक आदेश के द्वारा ही बनाई गई थी, फिर 2003 केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 लाया गया तो इसे क्या बन गया, संवैधानिक दर्जा, यानी एक कानून बना दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो हो गए आज के क्वेश्चन। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है वो। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीआर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में राज्यों की रैंकिंग का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्य, या ऑप्शन सी केवल साक्षरता दर, या डी केवल विदेशी निवेश। तो किसके आधार पर एसडीआर निकाला जाता है नीति आयोग का? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इनका लेवल कैसा लगा वो भी बताइए, इनकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है वो बताइए, और लाइक कीजिए अगर क्लास अच्छी लगी, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।